हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी या एसएससी जीडी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है किसका एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन ए में है वजन और त्वरण, ऑप्शन बी में है वजन और बल, ऑप्शन नंबर सी में है वजन और द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी में है वजन और संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल दोनों के सही मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का भी मात्रक पूछेंगे तो वेग का मात्रक बताएंगे आप मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। कार्य का मात्रक होता है जूल और शक्ति का मात्रक होता है वाट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यदि देखेंगे तो ऑप्शन ए में है ओडोमीटर, ऑप्शन बी में है टेकोमीटर, ऑप्शन सी में है स्पीडोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर से क्या करते हैं? उड़ते हुए वायुयान की चाल ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर से वाहन की गति नापते हैं और थर्मामीटर से क्या करते हैं? थर्मामीटर से तापमान मापने का काम करते हैं। थर्मामीटर में तरल पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है। संकेत क्या होता है? पारा का Hg होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियाँ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। आपको द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया है 40 किलोग्राम, समय का वैल्यू है 10 सेकेंड और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची है और कुल मिला के सीढ़ी कितना है भाई? 50 सीढ़ी है। तो इसका शक्ति निकालना है। शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है सूत्र कार्य बट्टे समय। क्या होता है भाई? कार्य बट्टे समय होता है। अब देखिए ऊंचाई के टर्म में कार्य बराबर फॉर्मूला हो जाएंगे mgh, स्थिति ऊर्जा लेंगे और समय का वैल्यू तो समझ ही रहे आप सब, 10 सेकेंड दिया गया है। m का वैल्यू कितना दिया गया है? m का वैल्यू दिया गया हमारे पास है, m का वैल्यू 40 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 40 किलोग्राम है। हम g का वैल्यू कितना गया है? g का वैल्यू है 10। g का वैल्यू दिया गया है 10 और h का वैल्यू यदि आप सॉल्व करेंगे 50 सीढ़ी और प्रत्येक सीढ़ी कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो 15 पचे 75, ये हो जाएंगे 750 सेंटीमीटर। लेकिन आपको सेंटीमीटर में नहीं रखना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और 100 से भाग जब देंगे तो ये हो जाएंगे 7.5 मीटर। याद रखिएगा ऊंचाई का वैल्यू आ गया 7.5 मीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए 7.5 और समय का वैल्यू कितना दिया गया है? m का हो गया 40, g का वैल्यू हो गया 10 और h का वैल्यू हो गया 7.5 और समय का वैल्यू भी है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएंगे? 10 आएंगे। 10 चौके 40 हो जाएंगे और 75 गुना जब 40 करेंगे आप, 75 गुना 40 करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। और यहाँ पे कहता है शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है भाई? वाट होता है। तो मोहन की शक्ति क्या हो जाएंगे? 300 वाट। क्या हो जाएंगे? 300 वाट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है ना। हम आपको पूरी तरीके से बता दिए। कार्य करने की दर को पूछेंगे तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति करते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है निम्न में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में है संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी में है उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी में है
बूंद के जल में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी में है गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहते हैं कौन सा गलत कथन गलत है? तो ये वाला कथन क्या है? गलत है भाई। क्या है कि बूंद के जल में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर यदि सी गलत है तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हम आपको बताते हैं, क्या होता है? mgh। क्या होता है भाई? mgh क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? ऊंचाई है। और गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है हाफ mv²। याद रखिएगा, m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। दोनों बात को याद रखिएगा। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है भाई? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक परिक्षेपित होगी? कहता है किस कोण पर फेंकेंगे जिसके द्वारा वस्तु बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा? ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है 75 डिग्री, ऑप्शन सी में है 30 डिग्री और ऑप्शन डी में है 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक दूरी तय कराने के लिए वस्तु को कितने डिग्री कोण पर फेंकना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सर्वाधिक ऊंचाई तय करने के लिए वस्तु को कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए? तो सर्वाधिक ऊंचाई तय करने के लिए वस्तु को 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर फेंकना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार होता है, परवलयाकार। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कार की त्वरण की गणना कीजिए। तो प्रारंभिक वेग देखिए क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंतिम वेग कितना है भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय का वैल्यू है 10 सेकंड। तो कहता है कार का त्वरण निकालिए। तो देखते हैं, कहता है v1 का वैल्यू देखते हैं। v1 न बोलिए इसको आप बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग। u का वैल्यू कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएंगे इसका 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। प्रारंभिक वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग देखिए v का वैल्यू कितना दिया गया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लीजिए आप और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए समय का वैल्यू कितना दिया गया है? समय का वैल्यू दिया गया है 10 सेकंड। कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। अब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है v - u/t। याद रखिएगा। v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है 20 मीटर प्रति सेकंड। u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है 5 मीटर प्रति सेकंड। और समय का वैल्यू कितना है? समय का वैल्यू दिया गया है 10 सेकंड। कितना दिया गया है? 10 सेकंड। अब देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएंगे? 15/10 आएंगे। 15/10 आ जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएंगे? 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। याद रखिएगा। विस्थापन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। और विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? कहने का मतलब एक गिलास में पानी भरा है और बर्फ़ भरा है और बर्फ़ कुछ देर के बाद गल जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए क्या कहते हैं, जल बाहर बहने लगेगा। ऑप्शन बी में है सारी बर्फ़ तली में बैठ जाएगा। ऑप्शन सी में है जल स्तर पूर्ववत रहेगा। और ऑप्शन डी में है बर्फ़ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर जो है ना पूर्ववत रहेगा, जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, बात आया बर्फ का, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03% है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 78% पाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं क्या है? कहता है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? ऑप्शन ए में है 331 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में है 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी में है 330 मीटर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी में है 330 मीटर सेकेंड। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए ध्वनि की गति का मतलब जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे है मीटर सेकेंड और यहाँ भी मीटर सेकेंड है। तो सी और डी तो यूँ ही गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की गति कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति, इस बात को आप देखिए अच्छी तरीके से। यदि क्वेश्चन पूछ ले एल्कोहल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 12-13 होता है। कितना होता है? 12-13 होता है। इस बात को याद रखिए। ये किसमें होता है? अल्कोहल में। किसमें होता है भाई? अल्कोहल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1213 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में कितना होता है ध्वनि का वेग? तो आपको बताना है, जल में होता है 1483। कितना होता है? 1483 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्या पूछ सकते हैं? एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग आपको बतलाना है 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लोहा का बात करें तो लोहा में ध्वनि का वेग हो जाता है आपका 5130। कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस माध्यम में होता है? सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है ठोस में। और फिर किस में होता है? फिर होता है द्रव में। और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी में है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी में है हेनरिक हर्टज और ऑप्शन नंबर डी में है आइंस्टीन। क्या है? आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होता है। क्या होता है भाई? क्यूरी होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। मैक्स प्लांक, देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। और लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्टज ने किया था। और दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किया था मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी ने। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इस बात को याद रखिएगा। आइंस्टीन का एक इक्वेशन है जिसमें होता है E बराबर mc²। और इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि C क्या है? तो C प्रकाश का वेग है। क्या है भाई? प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश की चाल है। और कितना होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए में है लवण और क्लोरीन, ऑप्शन बी में है लवण और क्षार, ऑप्शन नंबर सी में है लवण और हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है लवण और पानी। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस बात को याद रखिएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान कितना होता है? क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि कि दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है। पेशाब का pH मान कितना होता है? 6 होता है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4 होता है। ये सारे pH मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब बार बार पूछे जाते हैं। pH स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कहता है तीसरे आवर्त के तत्व में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन नंबर डी में है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब बात करते हैं कक्षा की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आवर्त की संख्या बराबर होती है कक्षा की संख्या, इस बात को भी याद रखिएगा। जिस आवर्त का तत्व होगा उस तत्व में उतना ही कक्षा बनेंगे, उस तत्व के परमाणु में उतना ही कक्षा बनेंगे। कहने का मतलब पहले आवर्त के जितने भी तत्व हैं उसमें कक्षा की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। दूसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या 2 होगी। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चौथे आवर्त के तत्व में कक्षा की संख्या 4 होगी। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए बात आया आवर्त का। तो आवर्त की कुल संख्या कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या 7 है और वर्गों की कुल संख्या कितना है भाई, वर्गों की कुल संख्या 18 है। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीव ने। किसने किया था, मेंडलीव ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, मोसले ने किया था। किसने किया था, मोसले ने किया था। मोसले ने परमाणु संख्या के क्रम में तत्वों को सजाया था, मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाया था। इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था। और न्यूलैंड्स के समय में प्रकृति में कुल कितना तत्व ज्ञात था, 56 तत्व ज्ञात था, याद रखिएगा। और मेंडलीव के समय में प्रकृति में कितना तत्व ज्ञात था, 63 तत्व था, ठीक है ना। और त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, डोबेराइनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। देखिए फिर से, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है संक्रमण तत्व, ऑप्शन डी में है क्षारीय मृदा धातु और ऑप्शन नंबर डी में है अक्रिय गैस। तो इसको राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन तत्व। क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के नाम से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जाना जाता है। इस बात को जरूर याद रखिए। अब सबका परमाणु संख्या देख लीजिए एक बार। फ्लोरीन है, फिर क्या है, क्लोरीन है, फिर है आपका ब्रोमीन, फिर है आयोडीन और फिर लास्ट में क्या है, एस्टेटिन है। इस बात को याद रखिएगा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का 35 हो जाएंगे। आयोडीन का बात करें तो आयोडीन का हो जाएंगे 53 और एस्टेटिन का परमाणु संख्या 85 होता है। कितना होता है भाई, 85 होता है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है फ्लोरीन और क्लोरीन। बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन और एस्टेटिन ये दोनों ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है भाई, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन सभी बातों को भी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन परिवार का पहला सदस्य कौन सा है, फ्लोरीन। दूसरा सदस्य कौन सा है, क्लोरीन। हाइड्रोजन परिवार का तीसरा सदस्य कौन सा है, तो आपको बतलाना है ब्रोमीन। चौथा है आयोडीन और पांचवा है एस्टेटिन। इन सभी क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाइड्रोजन तत्वों की कुल संख्या कितना है, तो आपको बतलाना है 5 है। कितना है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो हाइड्रोजन तत्व के बारे में हम सब जानते हैं, अक्रिय गैस के भी बारे में जान लीजिए आप सब। क्या होता है अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 है। कौन कौन है भाई, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे, क्रिप्टॉन हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे रेडॉन और फिर हो जाएंगे जेनॉन। इस बात को याद रखिएगा। फिर से देखिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। पिछले बार बोलने में हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अक्रिय गैस जो है ना, विद्युत बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है, तो आपको बतलाना है आर्गन भरा जाता है। क्या भरा जाता है, आर्गन भरा जाता है। और किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जेनॉन। क्या हो जाएंगे, जेनॉन हो जाएंगे। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे रेडॉन। क्या हो जाएंगे, रेडॉन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपवाद है, इस बात को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है। अधातु को पहचानना है, बड़ा आसान है। लोहा, ऑप्शन बी में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में है जस्ता और ऑप्शन नंबर डी में है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। कितना होता है भाई, परमाणु संख्या 7 होता है। संकेत होता है एन। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विद्युत बल्ब में किसका यूज किया जाता है, किस गैस को भरा जाता है। तो आर्गन को तो भरा ही जाता है। आर्गन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी आप भर सकते हैं। आर्गन जब ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो नाइट्रोजन को आपको मार्क किया आना है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। बैल के बीड़ी को किस में रखा जाता है, बैल के बीड़ी को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन इससे जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। कौन सा गैस पाया जाता है भाई, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, ऑप्शन बी में है पोटेशियम, ऑप्शन सी में है कार्बन और ऑप्शन नंबर डी में है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन जो है ना विभिन्न रूप में मौजूद हो सकते हैं। इसके कई अप्रूफ हैं, जिसमें क्या है भाई, हीरा प्रमुख अप्रूफ बताते हैं, हीरा है। फिर क्या है, हीरा के बाद क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट है। उसके बाद आप बोल सकते हैं ग्रेफिन। क्या बोल सकते हैं, ग्रेफिन है। और एक होता है जिसका नाम है फुलेरिन। जिसका नाम क्या है, फुलेरिन। इस बात को याद रखिएगा। हीरा के 4 अप्रूफ मुख्य रूप से हैं। कौन कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन और फुलेरिन। कार्बन के अप्रूफ होते हैं, हीरा के नहीं, मिस्टेक हो गया था बोलने में। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है हीरा। कौन सा है भाई, हीरा होते हैं। शुद्ध हीरा पारदर्शक होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, और रंगहीन होता है। काला हीरा को बोर्ट या कार्बोनेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर्ट या कार्बोनेडो कहा जाता है। काला हीरा का उपयोग शीशा को काटने के लिए किया जाता है। किसको काटने के लिए किया जाता है, शीशा को काटने के लिए किया जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्लोरीन के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। फ्लोरीन का अणुसूत्र यही होता है C60, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं कि एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो क्या है, तो उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या है भाई, ग्रेफाइट है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और कार्बन एक प्रकार का अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डैश में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन ए में है ठोस अवस्था, ऑप्शन बी में है गैस अवस्था, ऑप्शन सी में है तरल अवस्था में, और नेक्स्ट है किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती हैं। तो LPG गैस में जो है, LPG सिलेंडर में जो है गैस जो भरा रहता है वो किस रूप में भरा रहता है, तरल अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है भाई, तरल अवस्था में, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और LPG का मुख्य अवयव जो होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है, प्रोपेन होता है और क्या होता है, ब्यूटेन होता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। किसके यौगिक होते हैं, सल्फर के यौगिक होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है डैश पारा का एक अयस्क है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पारा का अयस्क कौन सा है। ऑप्शन ए में है हेमेटाइट, बी में है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी में है सिनेबार, ऑप्शन नंबर डी में है बॉक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है भाई, सिनेबार है। सूत्र क्या होते हैं सिनेबार का, HGS होता है, इस बात को याद रखिए। इसे सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। और लोहा की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, बॉक्साइड होता है, याद रखिएगा, बॉक्साइड होता है। परमाणु संख्या एल्युमिनियम का Al होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। इन सभी क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में है C2H6, ऑप्शन बी में है C3H8, ऑप्शन सी में है C4H10 और ऑप्शन नंबर डी में है C5H12। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। ब्यूटेन जो है एल्केन समूह का सदस्य है। किस समूह का सदस्य है, एल्केन समूह का चौथा सदस्य है। तो इसको देखिए क्या होता है, एल्केन होता है एक। इसका अणुसूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एक होता है एल्किन, क्या होता है भाई, एल्किन होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n, याद रखिए। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएंगे आपका CnH2n और -2, याद रखिए। क्या होता है, CnH2n-2। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें 2 जोड़ते हैं, इसमें 2 छोड़ते हैं और इसमें 2 घटाते हैं, इस बात को याद रखिए। एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, एल्किन होता है डबल बॉन्ड वाला यौगिक, और एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, इस बात को भी जरूर याद रखिए। एल्केन इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जबकि एल्किन और एल्काइन वो
अतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए में है कोशिका, ऑप्शन बी में है अंग, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तक और ऑप्शन नंबर डी में है नाभिक। तो राइट आंसर हो जाएंगे जीवन का मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोशिका। क्या हो जाएंगे भाई, कोशिका हो जाएंगे। जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूबनहोक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तांत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है। क्या होता है भाई, त्वचा होता है। नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सबसे बड़ा समूह है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन ए में है नेमेटोडा, ऑप्शन बी में है पेरिफेरा, ऑप्शन नंबर सी में है ऑर्थोपोडा और ऑप्शन नंबर डी में है मोलस्का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑर्थोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है भाई, ऑर्थोपोडा है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन यदि देखेंगे आप, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में है ग्रास नली, ऑप्शन बी में है पेट में, ऑप्शन नंबर सी में है छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी में है बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सभी का पाचन छोटी आंत में पूरी तरीके से होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख मतलब मुंह से प्रारंभ हो जाता है और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करते हैं, कहता है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसके कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसमें तो एक भी ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे विटामिन के होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन के की कमी से खून अधिक बहता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है बीमारी। कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन के की कमी से क्या बताए, खून का बहना नहीं रुकता है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर हमारे पास, कहता है ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। ऑप्शन ए में हृदय, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी में है गुर्दा। तो ईसीजी से शरीर के किस अंग का जांच किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे हृदय। क्या हो जाएंगे, हृदय हो जाएंगे। मानव का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है, 4 कोष्ठक का बना होता है। और मछली का हृदय कितने कोष्ठक में बटे होते हैं, 2 कोष्ठक में। मेढक का बात करें तो 3, याद रखिएगा इस बात को। मेढक एक उभयचर प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्या है भाई, 24 नंबर क्वेश्चन है, विरेचन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी में है इंसुलिन और ऑप्शन नंबर डी में है एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। विरेचन से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, इस बात को याद रखिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा। और इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अब देखिए बात आया इंसुलिन का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। क्या होता है भाई, मधुमेह नामक बीमारी होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। क्या होता है, घेंघा होता है। इन सभी बातों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य में निषेचन डैश में होता है। ऑप्शन ए में है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी में है अंडाशय में, ऑप्शन सी में है योनि में और ऑप्शन नंबर डी में है गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है, पिता के ऊपर निर्भर करता है। पिता में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XY पुरुष में पाया जाता है और स्त्रियों में कौन सा पाया जाता है, XX गुणसूत्र पाया जाता है, इस बात
बात को याद रखिएगा। पुरुष में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। चिंपांजी में बात करें तो चिंपांजी में पाया जाता है कितना गुणसूत्र? तो चिंपांजी में 48 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना हो जाएंगे? 24 जोड़ा हो जाएंगे। कबूतर में बात करें तो 80 गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक शेयर एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि आपका एक शेयर एक कमेंट ही हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो बना करके आपके लिए हम छोड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।